हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। जो बच्चे 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, बिकॉज फिजिक्स में बहुत कैरी करता है, बहुत अच्छे मैटर कैरी करता है ये, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आराम आराम से वन बाय वन टॉपिक को कवर करते चलेंगे। लेसन का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, उसको हम देख सकते हैं किसकी वजह से? सिर्फ लाइट। तो क्या लिखेंगे? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनीथिंग। मतलब जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको हम लाइट बोलते हैं। अब ये तो पढ़ लिया लाइट क्या है। अब लाइट के बारे में ये भी पता होना चाहिए और चलती कैसे है, क्योंकि जैसे साउंड वेव की फॉर्म में चलती है ऐसे लाइट की भी एक पाथ वे होता है। तो लाइट की पाथ कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी चलेगी। इसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं क्लास 8 में, जब हमने कंबशन एंड फ्लेम वाले लेसन में पढ़ा था कि जब आप कैंडल को बर्न करोगे और स्ट्रेट पाइप में से देखोगे तो आपको जलती हुई दिखाई देती है, बट जैसे ही आपका पाइप बेंड हुआ आपको कैंडल दिखनी बंद हो जाएगी। तो वहां से हमको ये प्रूफ मिला था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऊपर नीचे नहीं कर पाती। अब इसकी स्पीड स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर, उसके बाद होती है एयर के अंदर, और फिर मीडियम्स आ जाते हैं। वो मीडियम वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी। बट हम कंसिडर करके चलते हैं कि वैक्यूम और एयर के अंदर सेम स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। इसका मतलब लाइट 1 सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर कवर करती है डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट। ठीक है, तो ये था लाइट के बारे में। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हाफ टॉपिक को कंप्लीट कर देगा, हाफ लेसन को कवर करके चलेगा एक रिफ्लेक्शन। ये होता है रिफ्लेक्शन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। जब लाइट की कोई किरण किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। डायग्राम देख सकते हैं हम। ये मेरी स्मूथ सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट टकराई और टकराने के बाद वापस आ गई, तो ये जो टकराई है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस मुड़ी है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है इस सरफेस के ऊपर, ये हमारी कहलाती है नॉर्मल रे। इन तीनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, बट वो बाद में करेंगे। हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा है अभी, तो इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में।
पहला टाइप होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड टाइप होता है डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिसमें हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा, सीधा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस है, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ही वापस जा रही है, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, जब हमारा सरफेस स्मूथ नहीं होता। ये रे ऑफ लाइट आएंगी तो पैरेलल, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएंगी नहीं, ये यहाँ पे निकल गई, ये यहाँ पे निकल गई, ये वापस चली गई इसी डायरेक्शन में, ये इस तरफ मुड़ गई, ये इस तरफ मुड़ गई। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आई थी, पैरेलल ही निकल गई, तो ये रेगुलर में आएगा। ये आई पैरेलल, बट इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, क्यों? क्योंकि इसको सरफेस स्मूथ नहीं मिल पाया, इसलिए ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी के बेस पे मिरर्स काम करते हैं सारे। अब देखिए, पहले डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, ये मेरा प्लेन सरफेस है, जो रे ऑफ लाइट टकरा रही है सरफेस पे आके, इसको हमने इंसिडेंट रे बोला था। जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन डाल रखी है, इसको मैंने नॉर्मल रे बोला है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे वापस मुड़ी है, इसको मैंने रिफ्लेक्टेड रे बोला है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं आई। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर। आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब जो पॉइंट बोलता है, बेसिकली इसके दो पॉइंट्स होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला पॉइंट है कि ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, I इक्वल टू आर। तो फर्स्ट पॉइंट ये बनता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, विच मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन करती हैं और तीनों एक प्लेन के अंदर लाई करती हैं। तो क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे।
intersect at one point and lie in same plane। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगी, एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया। अब हमें ये पता करना है कि रिफ्लेक्शन होगा किस चीज के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स के ऊपर, रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है लेंसेज के ऊपर। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को ही कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन मिरर के ऊपर होता है, तो मिरर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मिरर वो सब्सटेंस होता है जिसका सिर्फ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि वो सिर्फ एक बार रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। तो क्या लिखेंगे? अ सब्सटेंस हैविंग ओनली वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जिसकी सिर्फ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसको हम मिरर बोलेंगे। अब मिरर भी बहुत तरह के होते हैं, बेसिकली तो दो ही प्रकार के होते हैं मिरर, दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है अपना टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, फर्स्ट टाइप है प्लेन मिरर और सेकंड टाइप है मेरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसका यूज हम अपने घरों में करते हैं, जहाँ पर जितनी हमारी लेंथ होती है, जितना हमारी बॉडी का साइज होता है, उतनी ही बड़ी इमेज आती है। तो बेसिकली प्लेन मिरर के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो +1 होगी। मैग्निफिकेशन हम आगे वाले टॉपिक्स में करेंगे, जब मैं लेंस के ऊपर जाऊंगा तो लेंस में हम मैग्निफिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि ये उतनी ही इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की जितनी वास्तव में ऑब्जेक्ट बड़ी होती है। ठीक है, प्लेन मिरर। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं इतना पढ़ने लायक, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में हम इसको सिर्फ घरों में यूज करते हैं। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, इनको पढ़ते हैं। इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला गया है? क्योंकि जो इसके पार्ट्स होते हैं वो स्फीयर का एक पार्ट माना जाता है। इसके भी सब पार्ट होते हैं, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है कोन मिरर और सेकंड पार्ट है इसका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमारे स्फेरिकल मिरर पार्ट होते हैं। अब इनको स्फेरिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। स्फीयर हम मैथ्स में पढ़ते हैं, 3D सर्कल को हम स्फीयर बोलते हैं। जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जिसको हम 3D में देखते हैं वो हमारा स्फीयर होता है। तो अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो ऐसा कुछ, ये वाला जो मेरा हिस्सा है ना, ये आया मेरा कनकेव मिरर का। तो अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये मेरा कनकेव मिरर है। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो ये मेरा क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर हो गया। तो देखो ये दोनों स्फीयर से निकले हैं, ये भी स्फीयर का एक पार्ट है, ये भी स्फीयर का एक पार्ट है, इसलिए इन दोनों मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर मैं बेसिकली बात करूं
कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका हम यूज करने वाले हैं, सी, एफ एंड पी। यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर पोल, ठीक है, एफ फोकल लेंथ एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पे सी क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर मैं इसको कंसीडर करके चलूँ ये पूरा स्फीयर रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर तो आएगा, इसलिए मैंने इसको सी बोला। और एफ फोकल लेंथ जो होती है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है सेंटर और पोल का, यानी कि इस डिस्टेंस को जो बिल्कुल मिड में कट करता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ, ठीक है। तो ये कुछ मिरर का पार्ट था एक, आगे चलें। मिरर फॉर्मूला, ये वो पार्ट है जिसे मोस्टली बच्चे घबराते बहुत हैं, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल हमें मोस्टली स्कूल्स में सोल्व नहीं करवाए जाते, इसलिए हम उनको एक मुश्किल पार्ट मानते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला इसमें होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें ये पता होना चाहिए, चलो f का तो हमने बता दिया पीछे कि f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, f मेरा फोकल लेंथ होगा। अब ये uv का नहीं पता, uv क्या होते हैं, u इमेज डिस्टेंस और u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें ये कहाँ से पता लगेगा कि डिस्टेंस हमें मेजर कहाँ से करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मिरर है, ये P है, ये F है, ये C है, मान लो मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, ठीक है, और मेरी इमेज यहाँ कहीं बन रही है, ये मेरी इमेज बन रही है। तो जब भी मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस का वो हमेशा P से करी जाएगी, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आएगी, ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, जिसको मैं u बोलूंगा। जो मेरी इमेज बनी ये भी मैं p से ही मेजर करके चलूंगा, ये जो मेरी डिस्टेंस है ये मेरी v है। तो ऐसे हम u और v का पता लगाते हैं। फिर इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं जिनका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए कन्वेंशंस का यूज करेंगे। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन मतलब कहाँ हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, कहाँ हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, उसका पता होना चाहिए। मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कर चुके हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होती है। अप साइड पॉजिटिव होगी, डाउन साइड नेगेटिव होगी। सेम वे में ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है इसको हम मिरर के अंदर P कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जब भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट रखी होगी या इमेज बनेगी तो उसका डिस्टेंस हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। जब भी हमारी ऑब्जेक्ट या इमेज पीछे की तरफ आएगी दैट मीन्स राइट हैंड साइड आएगी, तो हम डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। इसी चीज का ध्यान रखना होता है, अगर कोई इमेज ऊपर की तरफ बन रही है तो इमेज हमारी पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे की तरफ बन रही है तो इमेज हमारी नेगेटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनके बिना न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनफैक्ट गलत ही होते हैं। अगर साइंस का यूज अच्छे से नहीं करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए,
अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है और उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनने वाली है और कितनी दूर बनने वाली है। तो हम समझ पाए ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ गए कि हमें v की वैल्यू निकालनी है। बट जैसा कि हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा, नेगेटिव पॉजिटिव का पता कैसे लगाएंगे। हमारे न्यूमेरिकल में ये चीज गिवन नहीं है कि राइट हैंड साइड बनी है, लेफ्ट हैंड साइड बनी है, फ्रंट में है, बैक में है। जब तक ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाए हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगी, फ्रंट में होगी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो हम इस डिस्टेंस को माइनस में लेते हैं। एक और याद रखने लायक बात, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, दोनों के अंदर ही एफ नेगेटिव ले सकती है हमेशा। ठीक है, अगर आपको कनकेव मिरर दे रखा है या आपको कनकेव लेंस दे रखा है, दोनों में ही आप फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे। अब हमारे पास कनकेव मिरर है तो ये भी मेरी नेगेटिव आएगी। बस इतना पता होने के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f 1/b प्लस 1/e। साइन का ध्यान रखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/-30, v की वैल्यू निकालनी है मुझे और u कितना है मेरा -15। अब प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। तो क्या है 1/v माइनस 1/15। अब इस माइनस को इस तरफ उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, -1/30 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम 30 आ जाएगा तो -1 प्लस 2 1/v, तो 1/30 इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब जो हमारी इमेज बनी है वो राइट हैंड साइड बनी है, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइन कन्वेंशन पढ़ा था। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जब आप साइन कन्वेंशन को और मिरर फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे उसको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगली वीडियो में। ये था पार्ट 1 लाइट का। अगर पसंद आया है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।